नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सफ़ेदी को 2-3 बार सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, क्यों आ जाती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आ जाती है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए, श्वसन ऊष्माक्षेपी है, साग-सब्जियों का कंपोस्ट भी ऊष्माक्षेपी है, लेकिन बर्फ का पिघलना ऊष्माक्षेपी नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए सत्य कथन देखते हैं। उपचयन, उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, सही बात है। उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण कौन से परिवर्तन संभव है? तो देखते हैं इसमें अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंगों में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण ये सभी संभव परिवर्तन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय नए पदार्थ की प्राप्ति कैसे होती है? तो नए पदार्थ की प्राप्ति होती है परमाणुओं के आपसी आबंधन टूटने और जुड़ने से। अगला क्वेश्चन है, CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? तो देखिए ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर और बिना बुझे चूने के पानी, ये सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा अविलय लवण प्राप्त होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड AgCl को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके अपघटन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृति गंधिता को रोकने के लिए तेल और वसा युक्त पदार्थों में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उसे प्रतिअक्सीकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है? इसमें नहीं है बताना है, तो इसमें नहीं हो जाएगा, बस मेथिल ऑरेंज नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी हल्दी, पेटूनिया, हाइड्रोजनिया, जेरानियम, ये सब प्राकृतिक सूचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ये पदार्थ है और उसका पीएच मान है। देखिए जठर रस का हो जाएगा 1.2 और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 हो जाएगा, नींबू का रस हो जाएगा 2.2, सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन का हो जाएगा 14। इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास पर कार्य करता है, सही बात है। वर्षा जल का पीएच 5.4 से कम होना अम्लीय वर्षा कहलाता है, गलत है। 5.4 नहीं होगा, ये 5.6 होगा। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल नाइट्रिक अम्ल से बना होता है, ये भी गलत है, क्योंकि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसने असत्य कथन पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 असत्य है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच कितना होता है? तो इसका पीएच 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्लोर क्षार प्रतिक्रिया से निर्मित उत्पाद है, देखिए ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। विरंजक चूर्ण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और धुआं का सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, विरंजक चूर्ण का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है, गलत है। इसमें विरंजक चूर्ण नहीं होगा, ये सोडियम कार्बोनेट होगा।
नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण एक उपचायक है, ये सही बात है। बोरेक्स के उत्पादन में धोनी के सोडे का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो सत्य पूछा है तो ऑप्शन डी होगा, 2 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है तनुकरण की प्रक्रिया है, तो तनुकरण की प्रक्रिया हो जाएगी देखो इसमें से एक से अधिक, क्योंकि देखिए जल में अम्ल मिलाने पर H3O+ आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी, सही है, ये तनुकरण की प्रक्रिया है। दूसरा है जल में क्षार मिलाने पर OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी, ये भी हो जाएगा तनुकरण की प्रक्रिया, तो उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा, बी और ए और बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं पीएच मान दर्शाता है, देखिए पीएच मान दर्शाता है, ये भी हो जाएगा एक से अधिक। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की आयन सांद्रता, किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय होने का मान, ये दोनों दर्शाता है पीएच मान। नेक्स्ट है अपच का उपचार निम्न में से किस औषधि द्वारा किया जाता है, ये एंटासिड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के बने होते हैं, ये अम्लीय बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक मारने पर होने वाले दर्द और जलन से राहत पाने के लिए घरेलू उपचार के रूप में क्या लगाया जाता है, तो बेकिंग सोडा का गीला पेस्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। देखिए आयोडीन हो जाएगा धातु पर परंतु चमकीला, ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक, हीरा है सबसे कठोर पदार्थ, सही हो जाएगा 2, 3, 4 ऑप्शन सी। देखिए ब्रोमीन जो है ये द्रव अधातु है ना कि धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाथ धातु जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो देखो ये हो जाएगी गैलियम और सीजियम, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित वो सही सुमेलित करना है। देखिए पहला है अत्यंत अभिक्रियाशील धातु, ये हो जाएगा सोडियम। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है तो सोना नहीं करता है। जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया अम्लराज के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। देखिए असत्य यही हो जाएगा, यह सांद्र HNO3 एवं तनु HCl का ताज़ा मिश्रण है, यही गलत है क्योंकि ये तनु नहीं होगा, ये सांद्र HCl होगा। सांद्र HNO3 एवं सांद्र HCl का ताज़ा मिश्रण होता है। इसमें असत्य पूछे तो ऑप्शन ए होगा, बाकी सब सही है। इसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। यह प्रबल संक्षारक भी है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ भी है। ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए सोना, कॉपर, आयरन और जिंक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। देखिए असत्य कथन देखते हैं, ये अधातु से धातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करते हैं, गलत है। ये धातु से अधातु में करते हैं, ना कि अधातु से धातु में। दूसरा है ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, सही बात है। गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, ये भी सही है, तो सही हो जाए। असत्य पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पीतल हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता, कांसा हो जाएगा, तांबा और टीन, सोल्डर हो जाएगा। देखिए सोल्डर का हो जाएगा सीसा प्लस टीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं। पहला है पोटेशियम, तो पोटेशियम हो जाएगा जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत के कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा इसमें देखिए मरकरी और सीसा, ये सब हो जाएगा विद्युत का कुचालक, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 2। चांदी, ग्रेफाइट और कॉपर ये सब विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
धातुएँ जल से अभिक्रिया करके प्रदान करती हैं, हाइड्रोजन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु जल से क्रिया कर तैरने लगती है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, सक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे कम क्रियाशील धातु कौन-सा है? तो ये हो जाएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, यशद लेपन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। जंग से बचने हेतु लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, सही बात है। यशद लेपित वस्तु परत नष्ट होने पर भी सुरक्षित रहती है, ये बात भी सही है। तो अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन है। इसने पूछा है सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य दोनों है, ए और 2, 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एल्यूमीनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाई जाती है ताकि उसका संक्षारण ना हो, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, तांबे के बर्तन की सफाई में नींबू और इमली का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की हरी परत के साथ अभिक्रिया करके उसे विलय कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन सहसंयोजन बंधन द्वारा यौगिक बनता है क्योंकि देखिए, ये चतुसंयोजकता के कारण इसमें सिंकरण का गुण होता है, इसके आकार छोटे होते हैं। इनमें से एक से अधिक, तीनों होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित हीरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। इन्हें बनाने के लिए शुद्ध कार्बन का प्रयोग किया जाता है, सही है। ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय है, सही है। संश्लेषित हीरे आकार में बहुत बड़े होते हैं, गलत है। आकार में बड़े नहीं होते, ये छोटे होते हैं। तो सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थान पर मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथनॉल में बदल जाता है? तो ये हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप नहीं है, ये हो जाएगा ऑक्सो कार्बन्स हो जाएगा। उत्प्रेरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे हो जाती है, सही है। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण से निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें सत्य कथन पूछा है, तो सत्य दोनों हो जाएगा, दोनों सही था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है, इसको सामान्यतः एसिटिक एसिड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक अधिकांशतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? तो ये देखिए, क्योंकि इसमें आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंधन से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संतृप्त यौगिक। अगला क्वेश्चन है, द्विआबंधन तथा त्रिआबंधन वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एस्टर की गंध कैसी होती है और इसका मुख्य उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो देखिए, मृदु मीठी होती है और इत्र और स्वाद उत्पादन करने वाले कार्य के रूप में किया जाता है एस्टर का उपयोग। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो इसके अणुओं के गुच्छे के रूप में बनने वाली विशेष संरचना को क्या कहते हैं? इसको मिसेल कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी घटनाएं होती है? देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये होता है। दूसरा है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपचयन नहीं होता, ये अपघटन होता है। तीसरा है, कार्बन ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपघटन नहीं, ये अपचयन होता है। इसमें सत्य पूछा है, तो केवल 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? तो जैव उत्प्रेरक है, उसमें एंजाइम है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करिए। देखिए, सही हो जाएगा, इसमें लार हो जाएगा एमाइलेट, यही एक सही सुमेलित है, ऑप्शन डी। बाकी अग्नाशय हो जाएगा लाइपेज और अमाशय हो जाएगा पेप्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन नली की दीवार में संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहते हैं? उसको पेरिसेटलिसिक संचलन कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज पाइरूवेट में विखंडित होता है, कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए,
नीचे दिए कथन पे विचार करना है। देखिए, अभिकथन है इसका, जलीय जीव जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। सही बात है। जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, ये भी सही है। देखिए, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन-सा वसा का वहन करता है? तो वसा का वहन करता है, लसिका वसा का वहन करता है। नेक्स्ट है, अपवहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? तो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट रेजिन एवं गोंद विशिष्ट रूप से कहाँ संचलित किए जाते हैं? ये किया जाता है पुराने जाइलम में। नेक्स्ट है, फ्लोएम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। यह भोजन का परिवहन करता है, यह अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है इसका। आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? ये क्षुद्रांश होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। पहला है, बहुत से सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, सही है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 बटा में 80 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में बेलजार के अंदर रखा जाना कौन सा रासायनिक प्रक्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम का, बाकी पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्मा का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में खंडित करता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमल्सीकरण। नेक्स्ट है, मानव के फुसफुस फेफड़ों के अंदर कौन सी गुब्बारे जैसी संरचनाएं गैस के विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध कराती है? तो ये हो जाएगा कूपिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये वमन और रक्तदाब दोनों होगा, ऑप्शन डी, ए और बी। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ये अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। देखिए, ऑक्सीन हो जाएगा कोशिका की लंबाई में वृद्धि और साइटोकाइनिन हो जाएगा कोशिका का विभाजन। जिबरेलिन होगा तने की वृद्धि में सहायक और एस्पेसिक अम्ल हो जाएगा पत्तियों का मुरझाना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है। पहला है वृद्धि हार्मोन, तो वृद्धि हार्मोन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इंसुलिन हो जाएगा अग्नाशय, एड्रेनलिन हो जाएगा एड्रेनलिन ग्रंथि और एस्ट्रोजन हो जाएगा अंडाशय से, ऑप्शन ए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसको सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनुमस्तिष्क द्वारा संभव होती है? तो देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा क्योंकि अनुमस्तिष्क द्वारा एक सीधी रेखा में चलना, एक पेंसिल उठाना, साइकिल चलाना, ये सब होता है। नेक्स्ट है, थोरैक्सिन निम्नलिखित में से किसके उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरुरज्जु में। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना पादप गति के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये रसायनानुवर्तन का है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाने के लिए तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्राही। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में सूचना सबसे पहले किस भाग में उपार्जित की जाती है? तो ये की जाती है द्रुमिका में। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किस तंत्र का निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा की कोशिका विभाजन एक निर्धारित तल पर होता है? नहीं, ये किसी भी तल पर होता है, निर्धारित तल पर नहीं होता है। दूसरा है, लेशमिनिया में द्विखंडन किसी भी तल पे होता है? नहीं, किसी भी तल पे नहीं होगा, ये निर्धारित तल पे होगा।
एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ये बात सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसने सत्य कथन पूछा है, तो सत्य था ऑप्शन 3 था, तो ऐसे ऑप्शन ए होगा, केवल 3 होगा। नेक्स्ट है पुनरुद्भवन पुनर्जनन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं असत्य कथन। पहला है, इसमें कोई जीव अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण कर सकता है। सही बात है। ये विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होता है। सही है। हाइड्रा और लेशमैनिया इस प्रकार के जनन करते हैं। गलत बात है। पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। ये बात भी सही है। इसने असत्य पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही मिलान करना है। जीव है और जनन विधि है, तो स्पाइरोगैरा हो जाएगा खंडन, हाइड्रा हो जाएगा मुकुलन, और प्लिनेरिया हो जाएगा पुनरुद्भवन, अमीबा का हो जाएगा विखंडन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। देखिए पहला है, एक लिंगी पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होते हैं। सही बात है। दूसरा है, उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। ये बात भी सही है। पपीता एवं सरसों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। गलत है। पपीता है एक लिंगी, लेकिन सरसों है उभयलिंगी। ये उभयलिंगी है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण की माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन रोगों का लैंगिक संचरण हो सकता है। तो देखिए इसमें एड्स, गोनेरिया, मस्का और सिफिलिस सबका हो सकता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। गुलाब, चमेली, संतरा, चमेली और गुलाब उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वपरागण में परागकणों के स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में होता है। सही है। परागकण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ये भी सही है। देखते हैं क्या पूछा है इसने। इसने सत्य पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों बात सही है। नेक्स्ट है, सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, नर जनन कोशिकांग का निर्माण वृषण में होता है। सही बात है। शुक्राणु उत्पादन हेतु आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से अधिक होना चाहिए। नहीं, अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करता है। ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नवीन संतति की उत्पत्ति केवल एक एकल जनन द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है, उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक की गई कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। इसको कैलस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइपोज ब्रेड मोल्स्का के ऊर्ध्व तंतुओं पर स्थित गोल संरचना है, क्या कहलाती है, जिनमें जनन कोशिकाएं सुरक्षित रहती है। ये कहलाती है बीजाणुधानी कहलाती है। नेक्स्ट है, किसने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया है। मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों पे। कोशिका के डीएनए का वह विशिष्ट भाग जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है, क्या कहलाता है। ये कहलाता है जीन कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कौन सा होता है। तो ये XY होता है। एक मिनट। मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है। ये देखिए, स्त्री में होता है XX और पुरुष में होता है XY होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ रेंगने वाले प्राणियों सरीसृप में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण किस पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करता है। देखिए ये निर्भर करता है, देखिए अंडे के ऊष्मायन एवोल्यूशन ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंघे जैसे प्राणी किस प्रकार ये प्रदर्शित करते हैं कि उनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। देखिए वो अपना लिंग बदल सकते हैं, घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए इसका उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च, सेविंग दर्पण और सौर भट्टी में किया जाता है। 1, 2, 3 1, 2, 3, 5 इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का करते हैं, ना कि अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित में सही को सम्मिलित करना है। बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। तो देखिए P और F के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, C पर रहेगा तो C पर बनेगा और C और F के बीच में रहेगा तो C से परे बनेगा और F पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके कारण सिक्का पानी में उठा हुआ प्रतीत होता है? तो ये प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, विवर्तन के कारण दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारा कहलाता है। निम्नलिखित में से कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। देखिए असत्य कथन देखते हैं इसमें, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, सही बात है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है, ये बात भी सही है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, सही है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, गलत है। अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस का धनात्मक होता है, तो इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो ये वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, ये दोनों होगा, ए और बी। नेक्स्ट है, जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले किस पारदर्शी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से नेत्र में प्रवेश करती है, सही है। प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है, सही है। परितारिका पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है और छवि पेशियों के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है, चलिए सही सुमेलित करते हैं। देखिए जरा दृष्टि दोष का हो जाएगा द्विफोकस लेंस और यही सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी निकट दृष्टि दोष का हो जाएगा अवतल और दीर्घ दृष्टि दोष का हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण बताइए, तो असत्य कथन इसमें चयन करना है। देखते हैं पहले, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, सही है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये भी सही है। तो असत्य इसमें कोई नहीं होगा, ना ही 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है, सही बात है। इंद्रधनुष एक प्रकाशीय स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, ये भी सही है। प्रिज्म नहीं सॉरी सर्वप्रथम आइंस्टीन ने सूर्य के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने हेतु कांच के प्रिज्म का प्रयोग किया है, गलत है, क्योंकि ये आइंस्टीन ने नहीं किया, ये न्यूटन ने किया है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, ये भी सही है। इसने असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही सुमेलित करना है। देखिए प्रकाश का अवयवी वर्णों में विभाजन ये होता है विक्षेपण और यही सही है, इसने सही पूछा है तो। और बाकी देखते हैं, आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है।
देखते हैं, इसमें प्रभावित व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पे बनता है? नहीं, अनंत पे नहीं बनता है, अनंत पे ना बनकर ये नेत्र के पास आ जाता है। दूसरा है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी गलत है, ये रेटिना के पीछे नहीं सामने बनता है। तो सत्य कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा दृष्टिदत्ता के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं इसमें असत्य कथन क्या है। इसमें मानव नेत्र की समंजस क्षमता घट जाती है, सही है। पछावी पेशियाँ धीरे-धीरे दुर्बल होने लगती है, सही है। क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है, नहीं। इसके निवारण हेतु बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, सही है। असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश अपने अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपने अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्यास्त से सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ दिखाई देने के कारण क्या है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। नेक्स्ट है, किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी निकटतम बिंदु का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश से किस प्रकार के प्रभाव का कारण बनता है? ये परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के प्रभाव का कारण बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। देखिए इसमें हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा एम्पियर, विभवांतर हो जाएगा वोल्ट, प्रतिरोध हो गया ओम और प्रतिरोधकता हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन बी। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा घटती है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और पदार्थ की प्रकृति पे। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ताप परिवर्तन होने पर निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित हो जाता है? देखिए इसमें प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान एक एकल प्रतिरोध से कम होता है, कम नहीं होता है, ये अधिक होता है, ये गलत हो गया। पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध विधि पृथक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, यहाँ पे अधिक नहीं, यहाँ पे कम होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सत्य कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, सही बात है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है, सही है। एक कूलॉम आवेश में लगभग 6 × 10⁻80 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात भी सही है, तो सत्य हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। विभवांतर मापने हेतु वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? इसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज किसके नियम पर आधारित होता है? तो ये जूल के नियम पर आधारित है। ओम के नियमानुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो तो। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? ये मानी जाती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्तरीय टोस्टरों आदि जैसे विद्युत तापन युक्तियों की तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? देखिए क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है और उच्च ताप पर उनका शीघ्र उपचयन दहन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस एकमात्र धातु का उपयोग किया जाता है जिसका गलनांक अत्यंत उच्च 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो ये हो जाएगा हमारा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा, ये रेखाएं एक बंद वक्र होती है, सही है। अधिक प्रबल क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं निकट होती है, सही है। तो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये बात भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण हस्त अनुष्ठान नियम के में अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा दर्शाता है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है।
परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान होता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान विद्युत बहुत बढ़ जाता है। देखिए, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है, विद्युत मोटर चुंबकों के विद्युतीय प्रभाव पर आधारित है। नहीं। विद्युत जनित्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ये भी नहीं। तो इसमें सत्य कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के किसी सीधे मोटे तांबे के तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखी दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? क्योंकि तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत चुंबकत्व की खोज करने वाले उस अग्रणी वैज्ञानिक का नाम क्या है, जिसने सम्मान में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक रखा गया है? देखिए, इसका हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो ये होता है, तार को केंद्र मानकर बनने वाली संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न होता है। नेक्स्ट है, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरे वाली कुंडली को क्या कहते हैं? इसको परिनालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युमन्य तार धनात्मक तथा उदासीन तार ऋणात्मक सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा का मान अत्यंत अधिक बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को लघुपतन कहते हैं। निम्न में से कौन कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र है खेत। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी जहां ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, किसका निर्माण करता है? ये फोसी स्तर का निर्माण करता है। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो ये 1% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए औसतन कितने प्रतिशत ऊर्जा की उपलब्धता होती है? 10%। ये लिंडमान का नियम है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यही सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय रसायनों जैसे डीडीटी या पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में संग्रहित होना क्या कहलाता है? ये जैव आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में जैव आवर्धन का प्रभाव सबसे अधिक किस जीव के शरीर पर दिखाई देता है और क्यों? देखिए, ये मनुष्यों में दिखाई देता है क्योंकि मनुष्य आहार श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीव आहार श्रृंखला के किस पोषी स्तर का निर्माण करते हैं? तो ये द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। दोस्तों, अभी 155 क्वेश्चन था हमारा टोटल क्लास 10th का, जो अभी खत्म होता है। आप लोग वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।